हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूज पार्ट 1। लेक्चर की शुरुआत से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, एक छोटा सा आसवीकरण है हमारे पास जो कि हमें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन अ प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरा सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ के लिए सन के बाद? विकल्प है वेगा, सिरस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। स्पष्टीकरण: जो सन है वो सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, जो कि 0.000058 लाइट ईयर दूर है अर्थ से। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सेकेंड नियरेस्ट स्टार है जिसका डिस्टेंस है 4.2421 लाइट ईयर्स। वहीं पे जो अल्फा सेंचुरी है वो थर्ड नियरेस्ट स्टार है विद डिस्टेंस ऑफ 4.3650 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। यदि हम बात करें अर्थ के सबसे नियरेस्ट 5 स्टार्स की, सबसे पहले आता है हमारा सन, ये सबसे नियरेस्ट है अर्थ के। फिर आता है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फिर आता है हमारा अल्फा सेंचुरी है। फिर आता है हमारा अल्फा सेंचुरी बी। और फिर आता है हमारा बर्नार्ड फिफ्थ। ये हैं 5 नियरेस्ट स्टार अर्थ के। सन जो है वो तो हमारा सोलर सिस्टम का ही एक हिस्सा है, इसका ही एक पार्ट है। अगला है कि जो अर्थ की एज है उसको हम निम्नलिखित में से किस चीज से डिटरमाइन कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं? विकल्प है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ग्रेविटी मेथड या फॉसिलाइजेशन मेथड। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। स्पष्टीकरण: रेडियोमेट्रिक डेटिंग एक मेथड है जिससे हम डेट करते हैं रॉक्स को और अदर ऑब्जेक्ट्स को, जो कि बेस्ड होता है उनके डिके रेट पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के। जो बेस्ट एस्टिमेट है अर्थ की एज का वो है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, जिसमें फ्रेगमेंट्स होते हैं कैनियन डायब्लो आयरन मेटेरॉइड के। रेडियो एक्टिव मेजर्स जो हैं अर्थ की एज डिटरमाइन करते हैं स्टडिंग एनर्जी लॉसेस बाय रिलीज रेडिएशंस। देखिए, मान लीजिए ये अर्थ का रॉक सिस्टम, ये जब बना था इसकी एक सर्टेन एनर्जी थी और ये लगातार एनर्जी को रिलीज कर रहा है या हम कह सकते हैं लूज कर रहा है। और इसी एनर्जी लॉस से हम कि कितना परसेंट जो है एनर्जी लॉस हो चुकी है उससे ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कितना पुराना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि एक साल में ये 1% एनर्जी को लूज कर देता है। हर किसी की एनर्जी 100% होगी, ठीक है। अब हम मानते हैं कि जब हमने इस रॉक को स्टडी करना शुरू करा उस टाइम पे इसकी जो एनर्जी थी वो 75% थी, यानी कि
5% जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो चुकी है या लूज़ हो चुकी है। और अगर हम इसको 1 ईयर से कंपैरिज़न करें, तो ये हुआ हमारा 25 इयर्स ओल्ड। यानी जो रॉक है हमारा 25 इयर्स ओल्ड है। इसी तरह से हम रेडियोमैट्रिक डेटिंग का इस्तेमाल करके अर्थ के जो फ्रेगमेंट्स हैं या जो अर्थ के अदर अर्थली ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके एनर्जी लॉस को देखते हैं और फिर हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उनकी एज लगभग क्या होगी। अगला प्रश्न है कि जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो कौन-सा है? विकल्प हैं वीनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, मार्स। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए वीनस। स्पष्टीकरण, यहाँ पे वीनस पे ड्रॉपलेट्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड और बाकी एसिडिक क्रिस्टल्स के वीनस के एटमॉस्फेयर में। और जो स्मूथ सरफेसेस हैं इन ड्रॉपलेट्स का, वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को बहुत अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से वीनस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये वीनस है और ये है इसका एटमॉस्फेयर। दिस इज द प्लेनेट ऑफ वीनस और ये हो गया इसका एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं, जैसे ही लाइट इन पे पड़ती है, ये इसको बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस से। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ब्राइटर देखने को मिलता है। और जो बाकी प्लैनेट्स हैं, वो इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो हमें इतना ज़्यादा ब्राइटर देखने को नहीं मिलते हैं। अब इसी चीज़ में एक और चीज़ याद रखिएगा और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि ये जो थिक क्लाउड है सल्फ्यूरिक एसिड का और बाकी एसिडिक क्रिस्टल्स का, ये जो थिक क्लाउड है, ये बनाता है इसको क्या? वेल्ड प्लैनेट। और जब ये बनाता है इसको वेल्ड प्लैनेट, यानी जो भी सन रेज़ यहाँ से एंटर करती हैं, वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती। जिस वजह से ये इसको बनाती हैं द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। यानी सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकता कोई प्लैनेट है तो वीनस है। और रीज़न यही है क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉपलेट्स हैं, वो बहुत आसानी से रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, जिससे ब्राइटर दिखता है। और ये सन से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है और ये बन जाता है द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अगला प्रश्न है कि जो बिगेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का वो कौन-सा है? विकल्प है वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी जुपिटर। स्पष्टीकरण, जुपिटर एक 5वां प्लैनेट है सन से और लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। देखिए, टोटल हमारे पास 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। यदि हम बात करें उनकी सन से दूरी की, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं सन है, सबसे पहला हमारा पड़ता है मर्क्यूरी,
फिर आता है हमारा दूसरे नंबर पे वीनस। तीसरे नंबर पे आता है हमारा अर्थ। चौथे नंबर पे आता है हमारा मार्स। पांचवें नंबर पे आता है हमारा जुपिटर। छठवें नंबर पे आता है हमारा सैटर्न। सातवें नंबर पे आता है हमारा यूरेनस। आठवें नंबर पे आता है हमारा नेपच्यून। ठीक। इसमें से अगर आप सन से दूरी देखें तो जुपिटर जो है पांचवें नंबर पे है, ये चीज। और इसी के साथ साथ लार्जेस्ट प्लेनेट भी है। जुपिटर है सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट। सेकंड लार्जेस्ट है हमारा सैटर्न। फिर आता है थर्ड पे यूरेनस। और चौथे पे आता है नेपच्यून। ठीक। अब यहाँ पे एक और डिवीजन आपको याद रखना है। इसके ठीक बीच में ये जो लाइन है ये दर्शाती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। यानी ये एक एस्ट्रॉइड की एक पूरी लाइन है और ये डिवाइड करती है प्लैनेट्स को दो हिस्सों में, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोबियन या गैशियस प्लैनेट। तो जो ये चार प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों आते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में। और जो ये चार प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आते हैं जोवियन या गैशियस प्लैनेट में। और डिवीजन क्रिएट कहां से होता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट से होता है, ये याद रखिए। अगला प्रश्न है कि अर्थ अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे कहां होती है सन से, किस डेट को? विकल्प है 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को या 4 जुलाई को। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर क्या है यहाँ पे? सही उत्तर है 4 जुलाई। स्पष्टीकरण, अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूर होती है 4 जुलाई को, जिसे हम जानते हैं एपिलियन के नाम से। एपिलियन का डिस्टेंस क्या होता है? यानी उस समय जो अर्थ है वो लगभग 152,098 एंड 000 किलोमीटर दूर होती है सन से। अब हम बात करें इसके बारे में तो देखिए, सबसे पहले आपको नाम याद रखना है कॉपरनिकस का। कॉपरनिकस ने सबसे पहले ये एक थ्योरी दी थी कि जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं अराउंड द सन। यानी बहुत टाइम तक हम ये मानते थे कि जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। लेकिन कॉपरनिकस वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये बोला कि अर्थ नहीं बल्कि सन नहीं बल्कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, जैसे कि बाकी और प्लैनेट्स घूमते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कैपलर। कैपलर ने दिया लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यानी कैपलर ने कहा कि प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते तो हैं, पर उस घूमने के क्या सिद्धांत है, वो किस प्रकार से घूमते हैं या बाकी जो एसोसिएटेड वर्क्स हैं, उन सबको उन्होंने एक्सप्लेन किया लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और इसी के साथ एक चीज सामने आई कि मान लीजिए ये सन है और ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। यानी कि ये कोई सर्कुलर मूवमेंट नहीं है बल्कि एक एलिप्टिकल मूवमेंट है। और एलिप्टिकल मूवमेंट में अगर आप यहां गौर करें तो ये आपको मिलेगा एपिलियन। यानी कि वो पॉइंट की जब
अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूर है। और एपिलियन कंडीशन कब आती है? 4 जुलाई को आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोलर एक्लिप्स निम्नलिखित में से किस समय पे होता है? विकल्प है कि जब सन जो है वो मून और अर्थ के बीच में आ जाए, कि जो अर्थ है वो मून और सन के बीच में आ जाए, जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए, कि जो मून है वो उस लाइन पे नहीं पड़ता है जो लाइन सन और अर्थ को कनेक्ट करती है। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, कि जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए। स्पष्टीकरण। सोलर एक्लिप्स तब होता है कि जब मून पास करता है अर्थ और सन को, यानी कि टोटली और पार्शली ऑब्जर्विंग इमेज जो होती है सन की वो हमें दिखती है अर्थ से। यानी आप ये मानिए, ये है अर्थ, ये है मून और ये है हमारा सन। तो यहाँ पे जो सन है, सॉरी जो मून है, वो आ रहा है अर्थ और सन के बीच में। तो यहाँ पे जो लोग होंगे उनको सन दिखाई नहीं देगा, बल्कि उनको एक ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा, क्योंकि मून ने सन को पूरी तरीके से ढक लिया है इस पर्टिकुलर पोर्शन पे। और इसे ही हम कहते हैं क्या? सोलर एक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण। वहीं पे दूसरा जो होता है हमारा लूनार एक्लिप्स, जिसे हम चंद्र ग्रहण भी जानते हैं, ये तब होता है कि जब ये हो सन, ये हो अर्थ और ये हो मून, कि जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाए, तो जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती हैं किस पे? मून्स पे। और ये मून को दिखाती हैं बहुत ज्यादा रेडिश या लाल रंग। और इसको हम कहते हैं क्या? लूनार एक्लिप्स। तो याद रखिएगा, सोलर एक्लिप्स के टाइम पे मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। लूनार एक्लिप्स के टाइम पे अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्लेनेट को हम डार्क प्लेनेट कंसीडर करते हैं? विकल्प है अर्थ, जुपिटर, प्लूटो या सैटर्न। सही उत्तर देने हेतु सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, प्लूटो। स्पष्टीकरण। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने रिकॉग्नाइज किया प्लूटो को एक स्पेशल प्लेस सोलर सिस्टम पे और डेजिग्नेट कर दिया डार्क प्लैनेट के तौर पे। तो देखिए, हम बात करते हैं अगर प्लैनेट्स की, तो हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। 1930 में क्लाइड टॉम बोरोग ने प्लूटो को डिस्कवर किया। और 1930 से जो प्लूटो था वो भी एक प्लैनेट के तौर पे काउंट हो रहा था, यानी कि 8 प्लस 1 प्लैनेट इक्वल्स टू 9 प्लैनेट्स। बाद में सितंबर 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको हम IA
यू के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने 3 पॉइंट्स डेफिनेशन निकाली। किसकी? प्लैनेट्स की। यानी किसी भी मूविंग बॉडी को जो कि सोलर सिस्टम में रिवॉल्व कर रही है सन के आसपास, उसे हम प्लैनेट मानेंगे अगर वो इन 3 पॉइंट्स डेफिनेशंस पे खरी उतरती है तो। हुआ क्या कि जो प्लूटो था, वो इनमें से केवल 2 पॉइंट्स को ही मैच कर पाया और 1 पॉइंट को मैच नहीं कर पाया। इसी वजह से प्लूटो को 9 प्लैनेट्स के ग्रुप से हटा के एक डार्क प्लैनेट बना दिया गया और वापस से जो प्लैनेट्स थे वो 9 की जगह 8 काउंट होने लग गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राइटेस्ट स्टार है ओरियन कंसल्टेशन में? विकल्प हैं बेटलगुइस, अर्निलम, रिगल या फिर एटा इरोनियस। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी रिगल। स्पष्टीकरण, रिगल एक ब्लू सुपरजाइंट है जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है कंसल्टेशन ओरियन का। ओरियन को ये हम द हंटर के नाम से पुकारते हैं। इसके मेजर साइज और ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ये एक दिन एक सुपरनोवा बन जाएगा। देखिए, जब भी कोई जाइंट स्टार है वो ब्लास्ट होता है तो वो बन जाता है एक सुपरनोवा। और वो ब्लास्ट कब होता है कि जब उसका हाइड्रोफ्यूल ओवर हो जाए, तब वो ब्लास्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जाइंट स्टार है, तो जिस दिन इसका हाइड्रोफ्यूल ओवर होगा ये बन जाएगा सुपरनोवा। जो नेम है रीगल का वो स्ट्रिक्टली रेफर करता है एक प्राइमरी स्टार को जो कि ए है। हालांकि ये पूरे होल सिस्टम पे भी अप्लाई हो सकता है। अब हम बात करें कंसल्टेशन की। तो कंसल्टेशन होता क्या है? कंसल्टेशंस होते हैं कंस्टेलेशंस, ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर शेप। तो कंस्टेलेशन होते हैं जब कई सारे स्टार एक पर्टिकुलर ग्रुप में एक फिक्स पोजीशन पे रहते हैं और कई सारे पर्टिकुलर शेप्स बनाते हैं। टोटल अब तक हमारे पास 88 कंस्टेलेशन आइडेंटिफाइड हैं। अगला प्रश्न है, अगर हम अभी की साइंटिफिक नॉलेज की माने तो अर्थ की जो एस्टिमेटेड एज है वो कितनी है? विकल्प है 65 लाख ईयर्स, 9 करोड़ 50 लाख ईयर्स, उसके बाद सी और डी। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, अबाउट 450 0000 एंड 000 ईयर्स। स्पष्टीकरण, अर्थ जो है वो एक इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसपे ह्यूमन लाइफ प्रेजेंट है अभी तक के मुकाबले। जो अर्थ है उसकी एज जो है वो 4.54 प्लस माइनस 0.05 बिलियन ईयर्स है। जो एज है ये दिखाती है अर्थ के एक्रेशन को और कोर फॉर्मेशन को या फिर उस मटेरियल को जिससे कि अर्थ बनी थी। ये डेटिंग जो है ये उन एविडेंस पे बेस्ड है जो कि हमने रेडियोमेट्रिक एज डेटिंग से यूज करके मिट्रॉइड मटेरियल और रेडियोमेट्रिक एजेस के जो ओल्डेस्ट टेरेस्ट्रियल मटेरियल हमें मिले
उनसे डिटरमाइन करा है। यहाँ पे कई सारी हाइपोथेसिस हैं अर्थ के ओरिजिन को लेके, जैसे कि आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी एक्सेट्रा, जिससे हम मानते हैं कि जो अर्थ है वो असल में ओरिजिनेट हुई थी। अगला प्रश्न है, अमंग द वर्ल्ड ओशियंस किस ओशियंस के पास सबसे ज्यादा वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है? विकल्प है अंटार्कटिक ओशन, आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन या फिर अटलांटिक ओशन। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, आर्टिक ओशन। स्पष्टीकरण, जो लार्जेस्ट शेल्फ है साइबेरियन शेल्फ आर्टिक ओशन की, जो कि लगभग फैली हुई है 1500 किलोमीटर तक विथ में। साउथ चाइना सी जो है वो अनदर एक्सटेंसिव एरिया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। सोंडा शेल्फ जो कि बोर्नियो, सुमात्रा और जावा को जोड़ती है एशियन mainland से। तो अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल शेल्फ की कि असल में होता क्या है, तो ये होता है शैलो लैंड कनेक्टिंग टू कोस्ट लाइन इनसाइड ओशियनिक वाटर। यानी मान लीजिए ये है आपका मेन लैंड और यहां से कोस्ट लाइन से शुरू होता है आपका ओशियनिक वाटर। तो ये जो शैलो लैंड है इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और सबसे बड़ी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो आर्कटिक ओशन में है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो शैलो डेप्थ हमें ओशन में देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है कहां पे? आर्टिक ओशन। अगर हम बात करें वर्ल्ड के ओशियंस की, सबसे बड़ा है हमारा पैसिफिक ओशन, उसके बाद आता है हमारा अटलांटिक ओशन, फिर आता है हमारा इंडियन ओशन, फिर आता है हमारा आर्टिक ओशन। अगला प्रश्न है कि जिब्राल्टर की खाड़ी कनेक्ट करती है निम्नलिखित में से किसको? विकल्प है रेड सी मेडिटेरियन सी, रेड सी अरेबियन सी, अटलांटिक ओशन मेडिटेरियन सी या फिर मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी को। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन ओशन। स्पष्टीकरण, अप्रोक्सीमेटली 9 मील्स या 14 किलोमीटर वाइड होता है अपने नैरोस पॉइंट पे। जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है वो एक एंट्री पॉइंट है मेडिटेरियन सी का अटलांटिक ओशन से। इसे कॉन्टिनेंट जो है अफ्रीका, यूरोप के वो वाटर करते हैं। और जो कंट्रीज हैं मोरक्को, स्पेन, ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ जिब्राल्टर और स्पेनिश एक्सक्लेव ऑफ क्योटा, ये यहाँ पे होते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेट की, तो बाय डेफिनेशन स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है स्मॉल वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्ज सीज और ओशियंस। यानी कोई भी एक स्मॉल वाटर बॉडी जो कि कनेक्ट कर रही है दो बड़े
समुद्र को या ओशियंस को, वो होता है हमारा क्या? स्ट्रेट। यानी मान लीजिए ये है अटलांटिक ओशन एग्जाम्पल के लिए, और ये है मेडिटेरियन सी। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक बीच में हल्की सी वाटर बॉडी है, और ये वो वाटर बॉडी है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो एक स्मॉल वाटर बॉडी जो कि दो बड़े सी या ओशियंस को कनेक्ट कर रही होती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट। अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी का लैंड कौन सा है? विकल्प है ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मॉनसूनल या इक्वेटोरियल। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए ट्रॉपिकल। स्पष्टीकरण, जो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी है वो मिलती है हमें कहाँ पे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं उन्हें सोचा जाता है एक एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के तौर पे और मॉइस्ट फॉरेस्ट के तौर पे। हालांकि सिर्फ और सिर्फ रियलिटी में 60% जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का वही रेन फॉरेस्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी का डेजर्ट है? विकल्प है 1/10, 1/50, 1/5, 1/3 या 1/6। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे 1/6। स्पष्टीकरण, अगर हम स्पेस से देखें तो जो मेजॉरिटी है अर्थ सरफेस की वो ओशंस के द्वारा कवर की गई है। यानी कि जो 71% जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से बना हुआ है, और वहीं पे आप ऐसे समझ सकते हैं 71% जो है ओशियंस के द्वारा बना हुआ है, और 29% जो है वही है सिर्फ लैंड मास। और इस 29% का जो 33% है या फिर 1/3 है, वो है हमारा क्या? डेजर्ट्स। अगर हम बात करें डेजर्ट की, बाय डेफिनेशन डेजर्ट क्या होता है? लैंड एरिया विद लो और इनसिग्निफिकेंट वेजिटेशन। यानी वो इलाका जहां पे ना पेड़ पौधे हैं, ना हरियाली है, ना कुछ है। यानी लो और इनसिग्निफिकेंट वेजिटेशन। और इसी के साथ यहाँ पे होती हैं क्या? बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। अब डेजर्ट जो होते हैं ये भी हमारे दो फॉर्म के होते हैं। एक होता है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट अक्सर आपको मिलेंगे हाई लैटिट्यूड्स पे। फिर आता है हमारा हॉट डेजर्ट जो आपको मिलेंगे कहां पे? लो लैटिट्यूड्स पे। इंडिया में अगर हम बात करें कोल्ड डेजर्ट की तो बेस्ट एग्जांपल इसका है लद्दाख, और हॉट डेजर्ट की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल है इसका था। अगला प्रश्न है कि जो लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो निम्नलिखित में से कौन सी? विकल्प है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर,
ट्रोपोस्फेयर या मेसोस्फेयर? सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, ट्रोपोस्फेयर। स्पष्टीकरण: ट्रोपोस्फेयर लोएस्ट लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर की, जो कि बनी हुई है 78% नाइट्रोजन से, 21% ऑक्सीजन से और 1% अदर गैसेस से। ये इंक्लूड करती है कार्बन डाइऑक्साइड, मिथॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, हीलियम और हाइड्रोजन को। ट्रोपोस्फेयर अप्रोक्सीमेटली 99% वाटर वेपर्स को कवर करती है, जितनी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब यदि हम बात करें इसके बारे में, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो असल में 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। और ये 5 लेयर्स कौन सी हैं? सबसे पहली है हमारी ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है हमारी मेसोस्फेयर, फिर आती है हमारी थर्मोस्फेयर और फिर आती है हमारी एग्जोस्फेयर। ठीक है, इन 5 लेयर से मिलके बना हुआ है क्या? हमारा एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है गैसेस की या एयर्स की, वो कहां मिलेगी? ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेगी। तो जितने भी क्लाइमेटिक एंड वेदरिक फिनोमिना होते हैं वो सभी ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो अर्थ पे हेल्ड होती है निम्नलिखित में से किस चीज की वजह से? ग्रेविटी, विंड्स, क्लाउड्स या रोटेशन ऑफ द अर्थ? सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, ग्रेविटी। स्पष्टीकरण: एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अर्थ पे रहती है ग्रेविटी की वजह से। ज्यादातर जो बनी हुई है उसमें नाइट्रोजन सबसे हाईएस्ट है 78.1%। उसके बाद ऑक्सीजन है 20.9% और स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट है आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.035%, वाटर वेपर और बाकी गैसेस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉस्मिक रेडिएशंस को रिसीव करता है? विकल्प है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या दिल्ली। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, चेन्नई। स्पष्टीकरण: चेन्नई वो सिटी है सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉस्मिक रेडिएशंस को रिसीव करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग का मैंग्रोव फॉरेस्ट पे? विकल्प है वो और ज्यादा लग्जरियस हो जाएंगे। दूसरा, जो बड़ा एरिया है मैंग्रोव्स का वो पानी में डूब जाएगा। तीसरा, जो मैंग्रोव का रोल है कार्बन सिक्स के तौर पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या चौथा, दोनों, ए और सी। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बोथ ए एंड सी। स्पष्टीकरण: मैंग्रोव वेटलैंड्स जो हैं वो पॉसिबल सिंक सोर्सेज है कार्बन डाइऑक्साइड के और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस के। ग्लोबल वार्मिंग जो है प्रमोट करती है एक्सपेंशन को मैंग्रोव फॉरेस्ट के हाई लैटिट्यूड्स पे।
एलिवेटेड करती है CO2 कंसंट्रेशन को, जो इंक्रीज कर सकती है मैंग्रोव ग्रोथ को, क्योंकि वो बढ़ा देगी फोटोसिंथेसिस और वाटर यूज एफिशिएंसी को। अगला प्रश्न है कि अगर आइस ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और एक कॉमन फिनोमेना है जो कि सी वाटर लेवल को बढ़ा देता है, तो ग्लेशियर जो है प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट सबसे ज्यादा कहां पे है? विकल्प है ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, हिमालयास या आर्टिक। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, अंटार्कटिका। स्पष्टीकरण, ग्लेशियर्स जो है वो प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट है कहाँ? अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, अगर हम फेरेल्स लॉ को माने या कॉरियलिस फोर्स को माने तो उसके अकॉर्डिंग जो हवाएं हैं वो अपनी डायरेक्शन कैसे बदल लेती हैं? विकल्प है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट की तरफ चली जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ चली जाती हैं। दूसरा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ चली जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ चली जाती हैं। तीसरा, दोनों ही हेमिस्फीयर में राइट की तरफ जाती हैं। या चौथा, दोनों ही हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ जाती हैं। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ चली जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ चली जाती हैं। स्पष्टीकरण, ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि जो विंड है वो किस प्रकार से राइट में चली जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट में चली जाती है सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये जो असर होता है ये होता है कोरिलेस इफेक्ट की वजह से, जो कि होता है एयर मासेस पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एटमॉस्फेरिक लेयर एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेस को जो कि सूर्य से आ रही होती है? विकल्प है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर या ओजोनोस्फेयर। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, ओजोनोस्फेयर। स्पष्टीकरण, ओजोन लेयर जिसे हम ओजोनोस्फेयर कहते हैं, ये रीजन होता है अपर एटमॉस्फेयर का, जो कि 15 से 35 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है या फिर 9 से 22 माइल ऊपर की तरफ है अर्थ सरफेस से, जिसमें रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन है ओजोन मॉलिक्यूल्स का, यानी कि O3 का। अगला प्रश्न है, जो वाटर पोटेंशियल है वो रिमेन्स रहता है लोएस्ट निम्नलिखित में से किस में? विकल्प है वाटर प्लांट्स में, वुडी प्लांट्स में, सुकुलेंट्स में या फिर हैलोफाइट्स में। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, हैलोफाइट्स। स्पष्टीकरण, हैलोफाइट एक प्लांट है जो कि ग्रो होता है वाटर्स में, जिसमें कि हाई सैलिनिटी होती है और जब भी कांटेक्ट में आता है सलाइन वाटर के रूट्स और सॉल्ट स्प्रे से, जैसे कि सलाइन सेमी डेजर्ट, मैंग्रोव स्वैम्प, मार्शेस और सलॉस या फिर शीशो। एक एग्जांपल जो है हेलोफाइट का वो सॉल्ट मार्श ग्रास है, जिसको हम जानते हैं स्पार्टीना अल्टरनीफ्लोरा के नाम से, यानी कि स्मूथ कोड ग्रास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिसोर्स रिन्यूएबल है? विकल्प है यूरेनियम, कोल, टिम्बर या नेचुरल गैस। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, टिम्बर। स्पष्टीकरण, टिम्बर का मतलब होता है वो लकड़ी जिसे हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं और ये रिन्यूएबल है। क्यों? क्योंकि पेड़ों काटने के बाद अगर हम दोबारा दूसरा पेड़ उगाएं तो फिर से उग जाएगा और फिर से हमें लकड़ी मिल सकती है। जैसे कि बाकी चीजें जो थी वो रिन्यूएबल हैं, क्योंकि अगर वो एक बार फिनिश हो गई तो हम उन्हें दोबारा से जल्दी नहीं प्राप्त कर सकते।
अगला प्रश्न है, जो नेचुरल सोर्स है एयर पॉल्यूशन का वो निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प है फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन, डस्ट स्टॉर्म या स्मोक जिसे हम सूखे पत्ते जलाने से इकट्ठा करते हैं। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, डस्ट स्टॉर्म। स्पष्टीकरण, डस्ट स्टॉर्म और सैंड स्टॉर्म एक ऐसा मीटरोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि कॉमन होता है कई सारे एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में। डस्ट स्टॉर्म कब आते हैं? जब भी एक गस्ट फ्रंट फॉर्म होता है या कोई स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो हल्के रेत को या धूल को हवा में उड़ा देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही ऑप्शन को चुनें जो कि एटमॉस्फेरिक लेयर के अरेंजमेंट को दर्शाता है। विकल्प है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। दूसरा, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। चौथा, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। स्पष्टीकरण, सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस, फिर है आइनोस और फिर है एक्सोस्फेयर। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी निम्नलिखित में से किस लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है? विकल्प है 75.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 90.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। स्पष्टीकरण, आईएसटी जो एक टाइम ऑब्जर्व्ड है थ्रू आउट इंडिया जिसे हम ऑफसेट यूटीसी से निकालते हैं प्लस 0530। इंडियन आईएसटी जो है वो कैलकुलेट होता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, यानी कि जो मिर्जापुर में अमरावती चौराया है वो उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है वहीं से हमारा टाइम डिसाइड होता है। इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।